नमस्कार दोस्तों, वाईफाई श्री राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी के एक टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है क्रिया। देखिए, क्रिया एक ऐसा टॉपिक है हिंदी के अंदर जो लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न इतने नजदीक ऑप्शन वाले होते हैं कि वहां पर क्रिया का फैसला करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कुछ हम ऐसी ट्रिक्स के द्वारा आज इस क्रिया के ऊपर चर्चा करते हैं जिससे हमारा आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में कि किसी भी प्रकार का कोई क्रिया को लेकर के हमारा कोई भी प्रश्न गलत न चला जाए। तो दोस्तों, आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इसको शुरुआत करते हैं क्रिया की। देखिए, क्रिया वास्तव में क्या है? कर्ता के द्वारा किसी कार्य की करने या होने का बोध पाया जाता है, वो क्या है? क्रिया है। और क्रिया की परिभाषा को लेकर के काफी अलग अलग दी जाते हैं। काम का होना, ये तो अपन एक बात करें कि इसके शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ ही क्या है? क्रिया का शाब्दिक अर्थ है, कार्य तत्सम शब्द है, काम है तद्भव शब्द है। तो काम करना या कार्य करना ही क्या है? क्रिया है। कोई भी करता होता है, वो जो भी कर रहा है, वो पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खेलना, सोना, जितनी भी हम दिन में क्रिया करते हैं वो सारी की सारी क्या है? क्रियाएं आती हैं। देखिए, क्रिया की यदि हम बात करते हैं इसके सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ की, तो क्रिया का शाब्दिक क्या अर्थ होता है इसकी अपन चर्चा करते हैं। शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ देखिए क्रिया का क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कार्य या काम। कार्य या काम इसका शाब्दिक अर्थ होता है। देखिए, हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की परिभाषा क्या होती है इसकी। तो परिभाषा इसकी यदि हम बात करें क्रिया की, तो देखिए बन जाती है वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध पाया जाता है वही क्या होती है? क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया के यदि हम प्रकार की बात करें तो क्रिया के प्रकार, और क्रिया के प्रकार में देखिए इसके जो प्रकार बनाए गए वो अलग अलग दृष्टि के आधार पे बनाए गए हैं। तो इनके प्रकारों में देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रकारों में। तो पहला जो इसका प्रकार होता है वो किसके आधार पे होता है? वो अर्थ की दृष्टि से या क्रम की दृष्टि से पहला इसका बनाया गया है। तो देखिए, पहले की यदि अपन बात करें तो उसको बोल सकते हैं कर्म या अर्थ की दृष्टि से। कर्म या अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भेद किए गए हैं। इसके आधार पर सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार की क्रिया अक्सर अपन पढ़ते हैं। और उसके बाद कर्म या अर्थ की दृष्टि से इसके बाद में यदि हम अगली बात करते हैं इसके 2 नंबर की, तो वो होता है स्थान की विविधता के आधार पर, या स्थान की विविधता के आधार पर इसकी हम बात कर सकते हैं। अगर हम इसकी तीसरा जो वर्गीकरण करेंगे वो किसके आधार पे करेंगे? वो रचना के आधार पे करेंगे। रचना की दृष्टि से कह सकते हैं। तो देखिए, रचना की दृष्टि से हम बात करेंगे इन सब की यहाँ पर चर्चा करेंगे। स्थान की विविधता के आधार पे जो समापिका और असमापिका दो प्रकार की क्रियाएं होती है उनकी अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर रचना की दृष्टि से अपन जैसे सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, संयोजनी क्रिया, अपन बात करें यहाँ पर कौन सी? रंजक क्रिया। फिर अपनी आती है समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया, इनके भेद पढ़ेंगे। इस प्रकार से इनके सबके अपन अलग अलग भेद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए अपन 1 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर वो कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद बनाए गए वो 2 बनाए गए हैं। कर्म के आधार पे अपन बात करते हैं कि कर्म के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। इन दोनों भेदों की अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला जो भेद अपन बात करें वो क्रिया है अपनी अकर्मक क्रिया। दूसरी जो अपनी क्रिया है उसका नाम है सकर्मक क्रिया।
इन दोनों क्रियाओं में क्या अंतर होता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी बात अपन यहाँ पर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक का मतलब होता है जहां कर्म का होना नहीं पाया जाता है, यानी कहने का तात्पर्य कि वाक्य में क्रिया का सीधा जो प्रभाव होता है वो किसके ऊपर पड़ता है, कर्ता के ऊपर पड़ता है। यहां पर सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म का होना पाया जाता है, कर्म के बिना क्रिया नहीं होती है। तो वहां पर क्या होता है कि क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर न पड़ के किस पे पड़ जाता है, कर्म पे पड़ जाता है, और कर्म पे पड़ते ही क्रिया कौन सी हो जाती है, सकर्मक हो जाती है। लेकिन अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा होता है कि 4 क्रिया शब्द दे दिए जाते हैं और उन 4 क्रिया शब्दों में से ये देखना पड़ता है कि यहां सकर्मक कौन सी है और अकर्मक कौन सी है। तो जैसे अपन बात करें अपने 4 विकल्प में से, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, मान लीजिए अपने पास हंसना क्रिया आ गई और अपने से पूछा जाए हंसना भी सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो वहां पर एक अपन को विकल्प में दे दिया जाएगा हंसाना क्रिया, हंसाना क्रिया। अब दोनों में बड़ा अंतर हो गया। यहाँ पे हंसना जो क्रिया है ये देखिए कर्ता स्वयं डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, यानी कर्ता का जहां सीधा संबंध क्रिया से जुड़ जाता है वहां पे कौन सी हो जाएगी, अकर्मक। यहाँ हंसाना क्रिया है तो हंसाने के लिए उसको किसी ना किसी कर्म की आवश्यकता है, वो बच्चों को हंसा रहा है या परिवार के लोगों को हंसा रहा है, किसको हंसा रहा है, तो वो वहां पर जो कर्म होता है वो क्या होता है, छिपा हुआ कर्म बोलते हैं इसको, ये काल्पनिक कर्म होता है जो दिखता नहीं है। तो यहाँ हंसना जो क्रिया है यहाँ डायरेक्ट कर्ता हंस रहा है, और डायरेक्ट जहां पर कर्ता हंसेगा तो क्रिया का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। और यदि हम यहाँ पर हंसाना, ये क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके कर्म पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर दूसरी चीज देखिए अपने पास जैसे आ गया, अपने पास है दौड़ना क्रिया। अब दौड़ना क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है। और यहां पर अपन बात करें दौड़ाना, तो दौड़ाना है तो इसके लिए अपन कोई ना कोई कर्म की आवश्यकता चाहिए, घोड़े को दौड़ाना है, कार को दौड़ाना है, साइकिल को दौड़ाना है, क्या दौड़ाना, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई कर्म की आवश्यकता है। अपन बात करें देखिए भागना, यहाँ कर्ता स्वयं क्रिया कर रहा है भागना, और एक अपन बात करें भगाना, दोनों में अंतर हो गया। यहाँ पे भगाना है तो कोई ना कोई किसी कर्म की आवश्यकता है, यहाँ पे भागना है। अगर देखिए अपन बात करें जीत, तो यहाँ जीतना और एक जिताना, दोनों में अंतर है, ये जिताना। अपन बात करें उड़ना, और एक आ गया अपने पास उड़ाना, उड़ना और एक अपने पास क्या आया, उड़ाना, दोनों में कितना अंतर है इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। उसके बाद अपने पास आ गया जैसे गिरना आ गया, गिरना आ गया तो एक अपन कहें गिराना, ये गिराना आ गया, रोना आ गया, और एक आ जाए मान लीजिए रुलाना आ गया। तो इनमें अंतर क्या है, उस अंतर की अपने यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि क्रिया जो है वो मूल धातु से मिलकर के बनी होती है। इनमें सब में धातु है, इसमें हंस धातु है, इसमें दौड़ धातु है, इसमें भग धातु है, इसमें जीत धातु है, इसमें उड़ धातु है, इसमें गिर धातु है, इसमें रो धातु है। और धातु के अंत में ना प्रत्यय जोड़ करके क्या बनाई जाती है, क्रिया बनाई जाती है। अब ना प्रत्यय जोड़ करके जो क्रिया बनाई जा रही है, तो यहाँ पे पहचान के तौर पर अपन को क्या मिलेगी, देखिए पहचान के तौर पर यह मिलेगी, अगर अपन बात करें कि ना प्रत्यय से पहले वाला अगर कोई भी क्रिया शब्द है और उसके वर्ण में ए आ रहा है, ए आ रहा है, जैसे ये स है, इस स के अंदर स्वर क्या है, ए है। और इनमें अपन चेक कर सकते हैं कि इनमें देखो ए है सब में, इस र के अंदर, इस ग के अंदर, इनमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और ए आ रहा है तो मान लीजिए आपकी क्या है, अकर्मक क्रिया है। यहां देखो अंतर क्या मिल रहा है अपन को, यहां अंतिम जो वर्ण है, इस अंतिम वर्ण से पहले वाला जो होता है, इसमें देखो सब में अपन चेक करते हैं इसमें क्या मिलेगा, इन सब में अपन को आ मिलेगा। यहां आ है, यहां पर आ है, और यहां पर आ है, यहां पर आ है, यानी इन सब में अपन को क्या मिलेगा, आ मिलेगा। आ मिल रहा है तो मान लीजिए अपनी क्रिया कौन सी हुई, सकर्मक क्रिया हुई। और यदि अपन बात करें अपन को ए मिल रहा है न से पहले, तो अपनी क्रिया कौन सी हो जाएगी, वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यहां पर ये पहचान के रूप में देखना है। मान लीजिए अपने से प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, एक प्रश्न कर लिया कि निम्न में से सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, ये प्रश्न पूछ लिया गया। और इस प्रश्न में से अगले ने अपन से ऑप्शन दे दिए कि पहला ऑप्शन मान लीजिए उसने दे दिया कि ये कह रहा है कि सकर्मक क्रिया है। तो एक तो अपन ने दे दिया जैसे दौड़ना, एक दे दिया अपन को बी ऑप्शन दे दिया मरना, अपन बात करें जैसे सी ऑप्शन दे दिया उड़ना,
और बी ऑप्शन दे दिया जैसे हंसाना, हंसाना। तो यहां पर अब फैसला ये करना है कि क्रिया सकर्मक कौन सी है। सकर्मक क्रिया के लिए देखना है कि इसके अंदर देखो ए आ रहा है, इसके अंदर ए आ रहा है और इसके अंदर आ रहा है, इसमें क्या आया है, इसमें आया है। जहां ना से पहले आ जाता है वहां क्रिया हमेशा कौन सी होगी, वहां क्रिया हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है, सकर्मक क्रिया होगी। तो हंसाना क्रिया कैसी होगी, इनमें हंसाना क्रिया सकर्मक होगी। इस प्रकार से इनको लेकर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली देखिए अपन बात करते हैं इसके कि किस प्रकार से इसके उदाहरण देकर के अपन को क्रियाओं के बारे में पूछें। यहां पर कुछ इन क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण चीजें ये होते हैं कि देखिए कुछ ऐसे कारक होते हैं जिन कारकों के आधार पर भी क्रिया का फैसला किया जाता है। यदि मैं यहां पे बात करूं, अपने पास में 4 कारकों की बात करता हूं, जैसे करण कारक आ गया, करण कारक। और करण कारक की विभक्ति अपन जानते हैं क्या होता है, से या के द्वारा होती है, से या के द्वारा विभक्ति होती है, ठीक बात है। उसके बाद में यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरा अपना होता है संप्रदान, संप्रदान कारक आ गया। और संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए हम बात करें तो क्या हो जाएगी, के लिए हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं किसके, इसके बाद में तीसरे नंबर कारक की बात करते हैं अपादान कारक की। अपादान कारक की यदि हम बात करते हैं तो अपादान कारक में होता है से अलग, से अलग होने का इसमें बोध पाया जाता है। फिर हम यदि बात करें इसके चौथे की तो यदि अधिकरण कारक की बात करें, यहाँ पे अधिकरण कारक, और ये अधिकरण कारक जो है इसका विभक्ति चिन्ह होता है में पर, में और पर। अगर ये कारक आ जाते हैं, ये कारक आ जाते हैं तो क्रिया कौन सी, आकर्मक क्रिया होगी। ये कभी भी क्रिया को क्या नहीं करने देंगे, सकर्मक नहीं होगी। इन कारकों का जो संबंध है वो किससे होता है, वो आकर्मक क्रिया से होता है, आकर्मक क्रिया से इनका संबंध होता है। यानी वहां पर क्या है, ये जो कारक से बनने वाले जो शब्द होंगे वो कभी भी क्रम का काम नहीं करेंगे। जैसे अपन बात करें, अपने पास ये आ गया, सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहां पर देखना क्या है अपन को, ये देखना है कि क्रिया से पहले क्या और किसे का प्रश्न करके यदि उत्तर की प्राप्ति हो जाती है तो क्रिया सकर्मक हो जाएगी। और क्या और किसे का प्रश्न करने पे मान लीजिए कोई उत्तर नहीं आ रहा है तो वहां पे क्रिया कौन सी हो जाएगी, अकर्मक। यदि हम बात करें, देखिए पुस्तक पढ़ता है तो ये अपनी क्रिया है, क्या का जो संबंध होता है वो हमेशा निर्जीव से क्रम से होगा, और जो किसे का संबंध होगा वो हमेशा किसे 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 का मतलब सजीव से होगा। तो ये देखना है कि क्या, यानी राम क्या पढ़ता है, अपने इस क्या का उत्तर क्या आया, अपने पास पुस्तक आया। तो पुस्तक यहां किसका काम करेगा, जो उत्तर आएगा वो उत्तर हमेशा कर्म का काम करेगा, ये अपन को ध्यान रखना है। राम यहां पे क्या है, राम यहां पे करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो क्रिया है ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया हुई है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म मिल गया अपन को। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा प्रश्न न दे करके और सीधा ही कह दिया जाता है कि राम पढ़ता है, राम क्या है, राम पढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये तो पता लगा लेते हैं कि क्या और किसे का प्रयोग करते हैं। जैसे राम क्या पढ़ता है तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं आ रहा है, और उत्तर नहीं आता तो अक्सर हम क्या मान लेते हैं, उसको अकर्मक क्रिया मान लेते हैं, जो कि एक गलत होता है। कभी भी इसमें अकर्मक क्रिया नहीं हो सकती। यहां क्रिया का फैसला देखो किससे करना है, क्रिया का फैसला ये करना है कि यहां पर राम पढ़ता है, तो पढ़ता है तो पढ़ने के लिए उसे क्या है, कोई ना कोई कर्म है उसके पास। यानी वो हो सकता है कि कहानी पढ़ता है, समाचार पत्र पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है, जो भी पढ़ रहा है उसके पास है कुछ न कुछ पढ़ने के लिए, तभी वो पढ़ता है। अब ये पढ़ता है तो यहां पर कर्म वास्तव में बाहर ना दे करके इसको छिपा हुआ कर्म दे दिया, इसको काल्पनिक कर्म कह सकते हैं अपन को। यानी यहां पर कर्म क्या है, छिपा हुआ है, तो इसको बोलेंगे अपन काल्पनिक कर्म। और काल्पनिक कर्म के आधार पर ये क्रिया कौन सी मानी जाती है, ये सकर्मक क्रिया मानी जाती है। कभी भी इसको अकर्मक क्रिया नहीं माननी चाहिए। तो यहां पर देखिए राम पढ़ता है, पढ़ता है तो उसके पास पढ़ना क्रिया क्या है, सकर्मक है, क्योंकि पढ़ना क्रिया अकर्मक हो ही नहीं सकती, और अकर्मक नहीं हो सकती तो यहां पर क्रिया कैसी हुई, सकर्मक हुई। देखिए अपने पास मान लीजिए ये दे दिया कि पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ता है, ये आया। अब अपने को ये प्रश्न के ऊपर देखिए क्रिया पर आरोप लगाया क्या का, कि क्या का आरोप लगाया, तो क्या का आरोप लगाया तो उत्तर क्या होगा, पक्षी क्या उड़ता है। यहां पर कोई उत्तर नहीं आया,
पक्षी किसे उड़ता है, कोई उत्तर नहीं आया। इसका मतलब ये क्रिया क्या है, ये क्रिया हुई अपनी अकर्मक। मैं कहूं पक्षी आकाश में उड़ता है, पक्षी आकाश में उड़ता है, आकाश में उड़ता है, तो यहां पर देखिए क्या मिलेगा अपन को, पक्षी आकाश में उड़ता है तो यहां पर मैंने एक कारकों की बात की है कि ये में आ गया, यहां पर में आ गया तो ये आकाश कर्म नहीं हो सकता, और कर्म नहीं हो सकता तो क्रिया कभी भी क्या नहीं हो सकती, सकर्मक नहीं हो सकती। यानी पक्षी आकाश में क्या उड़ता है, किसे उड़ता है, कोई उत्तर नहीं है। ये आकाश तो क्या है, अधिकरण कारक है, और अधिकरण कारक का अर्थ होता है आधार। यानी इस उड़ना क्रिया का क्या है, ये उड़ना अपनी क्या है, क्रिया, इस क्रिया का आधार है कौन, आकाश, और पक्षी यहां पर क्या है, करता है। अभी भी अपनी क्रिया कैसी है, अकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है। ये बात अपन को ध्यान से याद रखनी है। देखिए यहां पर हम बात करते हैं कि पक्षी आकाश में उड़ता है, तो यहां पर में आ गया, और में कारक अधिकरण कारक ये रहा, ये आ गया, तो इसका मतलब क्या नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहां पर क्रिया सकर्मक नहीं है, क्योंकि आकाश यहां पे क्या नहीं हो सकता, कर्म नहीं हो सकता। देखिए हम कुछ अन्य उदाहरणों की बात करें इन कारकों को लेकर के, अपन ये बात करते हैं, जैसे माधव माधव साइकिल से जाता है, साइकिल से जाता है, ये अपनी पास क्रिया आ गई। अब ये देखना है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले है कि जाना अपनी क्या है, क्रिया। इससे पहले अपन ने लगाया क्या कहा, यानी माधव क्या जाता है, साइकिल, कोई उत्तर नहीं है, किसे जाता है, कोई उत्तर नहीं है। यहां पर ये उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, इसकी बात करते हैं अपन। यहां पर देखिए से विभक्ति लगी है, और यहां पर अपने पास देखो से विभक्ति का संबंध किससे होता है, करण से होता है, और यहां पर करण का अर्थ होता है साधन, यानी साइकिल यहां पे क्या है, साधन है। इस माधव के जाने का जो साधन है, इस क्रिया को संपन्न करने का, इस क्रिया को घटित करने का जो साधन है इसके पास, वो क्या है, वो क्रिया है। तो माधव यहां पर क्या है, माधव यहां पे करता है। अब अपने को ये विचार करना है कि इस वाक्य में कर्म आया या नहीं आया। यहां साइकिल क्या कर्म हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। साइकिल कर्म क्यों नहीं हो सकता, साइकिल कर्म इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है, से लगा हुआ है, और से लगते ही विभक्ति किसकी हो जाती है, से लगते ही विभक्ति अपनी करण कारक की हो जाती है। तो इसलिए अपनी ये क्रिया भी कैसी क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया हुई। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए अपने पास आया सोनिया पत्र लिखती है। अपने पास आया कि क्या लिखती है, तो क्या का उत्तर आया, सोनिया क्या लिखती है, पत्र लिखती है, और क्या का उत्तर आ गया, कर्म, और सोनिया हो गई यहाँ पे कर्ता, और कर्ता होते हम कह सकते हैं कि ये क्रिया कैसी हो गई, ये क्रिया हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन एक बात अपन को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस वाक्य में कहीं इन कारकों में से तो किसी का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी का प्रयोग नहीं। और अगर इनका प्रयोग नहीं है तो क्रिया कौन सी हो सकती है, क्रिया सकर्मक हो सकती है। पत्र यहाँ आंसर के रूप में, उत्तर के रूप में आ रहा है, तो अपनी क्रिया क्या है, ये अपनी क्रिया हो गई सकर्मक। देखिए हम बात करते हैं इसके बाद में, जैसे ये आ गया बालक नहाता है, तो यहां पर ये देखना है कि बालक नहाता है, तो बालक क्या नहाता है, कोई उत्तर आया क्या, बालक किसे नहाता है, कोई उत्तर नहीं आया। उत्तर नहीं आया तो क्रिया कैसी हो गई, अकर्मक हो गई। और यदि अपन ये बात करें मां बालक को नहलाती है, देखो दोनों में अंतर क्या है। यहां पर मां किसे नहलाती है, सजीव के साथ किसका प्रयोग होगा, किसे का, ये बालक को नहलाती है, तो बालक यहां पर क्या आ गया, कर्म आ गया। अब आपको एक पहचान यहां पे देखनी है कि हमारी इन विभक्ति चिन्हों से क्या ये जो को है इसका कोई संबंध है, इनमें कोई को आया है, को आ सकता है, लेकिन ये चार कारक ऐसे कारक हैं कि इनका संबंध कभी भी इससे नहीं हो सकता। तो ये बात अपन को अच्छे से ध्यान रखनी है। यदि हम बात करें, देखिए जैसे अपने पास आया
रोहन दौड़ रहा है, रोहन दौड़ रहा है। अब दौड़ रहा है तो देखिए यहां पर अपन ने प्रयोग किया क्या और किसे का। रोहन क्या दौड़ रहा है, रोहन किसे दौड़ रहा है, कोई उत्तर की प्राप्ति नहीं हुई, और उत्तर की प्राप्ति नहीं होगी तो क्रिया कैसी रहेगी, उत्तर की प्राप्ति नहीं होने पर क्रिया अकर्मक रहेगी। तो यहां पर अपनी क्रिया कैसी हुई, अकर्मक क्रिया होगी। अपन ये बात करें रोहन कार दौड़ा रहा है, रोहन कार दौड़ा रहा है। देखो यहां पर अपने उन कारक चिन्हों में से कोई कारक आया। एक तो अपन ने कहा रोहन कार से जाता है, से लगते ही तो कार क्या बन जाएगा, साधन बन जाएगा, करण कारक बन जाएगा, और करण कारक बनते ही क्रिया कौन सी, अकर्मक हो जाएगी। यहां इस कार के आगे कोई विभक्ति नहीं लगी, और कोई विभक्ति नहीं लगने का मतलब ये हुआ कि यहां कार क्या है, देखिए उत्तर देगा कार के रूप में। रोहन किसे दौड़ा रहा है या रोहन क्या दौड़ा रहा है, क्या दौड़ा रहा है, कार दौड़ा रहा है। तो कार यहां किसका काम कर रहा है, कर्म का काम कर रहा है, रोहन यहां पर कर्ता का है। तो यानी ये कर्म आते ही क्रिया कैसी हो गई, कर्म आते ही क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। तो देखो यहां पर ये क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। दूसरी चीज ये है कि एक बात अपन को हमेशा सदैव याद रखनी है कि यदि अपने पास से कोई भी अनुकरणात्मक क्रिया आ जाए, कौन सी क्रिया, अनुकरणात्मक, और अनुकरणात्मक क्रिया जो होती है, इस अनुकरणात्मक क्रिया सदैव, अनुकरणात्मक क्रिया सदैव अकर्मक होती है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, अकर्मक होती है। कैसे होती है, हम बात करें कि प्रश्न ये उठता है कि अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, यानी प्रतिध्वनि से या पशु पक्षियों की आवाजों से बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो किस श्रेणी में आती हैं, वो अनुकरणात्मक क्रिया की श्रेणी में आती हैं। जैसे अपन कहें दहाड़ना, भौंकना, बलबलाना, रंभाना, मिमियाना, चहकना, ये जो अपन पशु पक्षियों की बोलियों की बात कर रहे हैं, ये जितनी भी क्रियाएं होती है किस श्रेणी में आती हैं, ये अनुकरणात्मक क्रिया में। दूसरी चीज प्रतिध्वनि से बनती है, जैसे खटखटाना और एक होता है टकटकाना। तो ये अपवाद है, यहाँ पे दो क्रिया अपवाद, और अपवाद के रूप में यदि हम कहें खटखटाना, खटखटाना व टकटकाना, टकटकाना, ये जो दोनों क्रियाएं हैं, ये दोनों क्रियाएं हमेशा याद रखना सकर्मक होती हैं, अपवाद स्वरूप। बाकी अनुकरणात्मक जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो टोटली क्या होती हैं, अकर्मक क्रिया होती हैं। जैसे मैं कहूं गिड़गिड़ाना, धड़धड़ाना, बड़बड़ाना, लड़खड़ाना, चमचमाना, ये जितनी भी क्रियाएं होंगी इन दो को छोड़ करके वो कंप्लीटली कौन सी होंगी, वो अकर्मक क्रिया होंगी। इनमें किस प्रकार से प्रश्न का पता लगता है, देखो अपन कहें जंगल में शेर दहाड़ रहा है, जंगल में शेर दहाड़ रहा है। तो यहां पर अपन को ये देखना, जंगल में शेर दहाड़ रहा है, तो इससे पहले अपन को क्या करना है, क्या का प्रयोग करना है, यानी जंगल में, अभी अभी अपने चर्चा की थी कि में आ गया तो क्या बन गया, वो अधिकरण कारक हो गया। अधिकरण कारक हो गया तो जंगल यहां कर्म नहीं है, ये आधार है, और यहां पर दहाड़ने का काम कौन कर रहा है, शेर कर रहा है। तो ये किसका काम करेगा, ये कर्ता हो गया अपना, और ये अपनी क्रिया होगी। कहने का मतलब यहां पे क्या नहीं आया, यहां पर कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो क्रिया कौन सी रहेगी, अकर्मक। अपन ने इसके ऊपर आरोप लगाया क्या और किसे का, क्या और किसे का आरोप लगाया, तो अपन को ये देखना है कि अगर उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही है तो क्रिया हमेशा क्या रहेगी, उत्तर की प्राप्ति नहीं होने पर अकर्मक रहेगी। तो देखिए उत्तर की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही, इसकी अपन चर्चा करते हैं। देखिए अपन बात करें, शेर क्या दहाड़ रहा है, शेर किसे दहाड़ रहा है, कोई उत्तर नहीं आया, और कोई उत्तर नहीं आया तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, क्रिया अकर्मक हो जाएगी। यदि हम बात करें जैसे अपने पास आ गया प्रेरणार्थक क्रिया, और प्रेरणार्थक क्रिया का संबंध सदैव, ये भी याद रखने वाली बात है कि प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है, प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होती है, सदैव सकर्मक होती है। प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होती है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। अब प्रश्न ये उठता है
कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, यानी जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके प्रेरणा के माध्यम से किसी अन्य से करवाता है, तो वहां पर क्रिया कौन सी हो जाती है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। अब यहां पर देखिए इस क्रिया के अंत में यानी धातु के अंत में क्या जुड़ा रहता है इस क्रिया के अंदर, इसमें वाता, वाती, वाता, वाती, वाना, वानी, इस प्रकार के इसमें शब्द जुड़े रहते हैं। और इन प्रकार के शब्द जहां पर भी जुड़े होंगे क्रिया होगी प्रेरणार्थक। तो देखिए यहां इन शब्दों में क्या देखा अपन ने, दोनों की धातु समान है। प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, प्रश्न इस प्रकार से पूछता है जैसे अपने पास ही आ गया कि भारत ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, भारत ने अनेक लड़ाइयां लड़ी। अपन को ये देखना है इस धातु से पहले क्या का आरोप लगाना है। भारत ने अनेक क्या लड़ी, लड़ाइयां। लड़ाइयां यहां किसका काम करेगा, कर्म का काम करेगा। और कर्म का काम करते ही क्रिया कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि मैंने वकालत की पढ़ाई पढ़ी। तो यहां पर यह देखना है कि ये पढ़ाई वास्तव में एक तरीके से देखें तो ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। अगर हम बात करें कि किसी भी क्रिया के अंत में यदि कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है, भाववाचक संज्ञा। लेकिन यहां पर ये भाववाचक संज्ञा न होकर के किसका काम कर रहा है, कर्म का कर रहा है। क्या पढ़ी, क्या का उत्तर देगा ये, क्या पढ़ी, पढ़ाई पढ़ी। तो पढ़ाई शब्द यहां किसका काम कर रहा है, कर्म का। और कर्म होते ही क्रिया कौन सी हो जाती है, सकर्मक। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है कि सजातीय क्रिया कोई भी हो वहां पर हमेशा क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। तो इस प्रकार से ये अपन को नियम ध्यान रखने हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया सदैव और एक सजातीय क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया की अपन ने बात की, तो अनुकरणात्मक क्रिया में दो अपवादों को ध्यान में रखना है, टकटकाना और खटखटाना सकर्मक क्रिया है। बाकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं अनुकरणात्मक वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती हैं, अकर्मक क्रिया में आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना ये टॉपिक पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।